हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 8 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर थी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे मालदीव और इंडिया कंट्री के बीच में करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुई है और 750 मिलियन डॉलर की। ठीक है। अब ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुई है किसके अंदर, तो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंदर, और जो कि पार्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन की, यानी सार्क की। ठीक है। तो ऐसे यू बहुत सारी कंट्री के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंडिया ने पिछले सालों में किया हुआ है। ठीक है। पर अगर रिसेंट टाइम्स में पूछे तो आपको याद रखनी है कि मालदीव्स कंट्री के साथ हुई है। और हम सार्क को देखेंगे क्योंकि उसी की करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंदर ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुई है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसके फुल फॉर्म है शार्क की। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियो पॉलिटिकल यूनियन है जो भी स्टेट्स यानी मेंबर्स हैं साउथ एशियन कंट्री के। अब मेंबर्स कौन कौन है तो याद रखनी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कुछ ये डेटा है जो हमें पता होने चाहिए। 3% वर्ल्ड की लैंड एरिया कवर करती है सार्क की जो मेंबर हैं वो। 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को और 5.21% ग्लोबल इकोनॉमी को कवर करती है शार्क के जो मेंबर्स हैं वो। अब शार्क की ये शार्क फाउंड कहाँ की गई थी, तो ढाका बांग्लादेश में की गई थी 1985 में। सेक्रेटेरिएट कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, काठमांडू नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है तो ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन को। और सार्क कंट्री ने मिलकर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को भी साइन किया हुआ था। ठीक है। और आपको याद रखनी है कि शार्क में अभी फर्दर कोई सी भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है। और 2014 के बाद से इसमें कोई सी भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया भी फोकस कर रही है बीमस्टैक में, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है। तो बीमस्टैक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी हुआ है। आप बीमस्टैक के बारे में अच्छे से याद रखें क्योंकि ये भी न्यूज़ में हाल फिलहाल में रही है द हिंदू में। अब देखेंगे यहाँ सबमिट हम तो 18 सबमिट 2014 में हुई है काठमांडू नेपाल में। इसके बाद कोई सी भी सबमिट अभी तक नहीं हुई है ये सार्क की। और यहाँ देख सकते हैं 19 सबमिट 2016 में होने वाली थी पाकिस्तान के द्वारा इस्लामाबाद में। पर इनकी हरकतों की वजह से, पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ये कैंसिल हो गई सबमिट और अभी तक कोई सी भी सार्क की सबमिट नहीं हुई है। आपको ये याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। ये एक न्यूज़ आई है जहाँ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने दिल्ली जू की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए क्योंकि वहाँ अच्छे से एलिफेंट्स की देखभाल नहीं की जा रही थी। अब हम इसके बारे में देखेंगे। जो इंटरनेशनल बॉडी है द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी वर्ल्ड की जू और एक्वेरियम कम्युनिटी है उसकी। ठीक है, याद रखनी है। अब ये क्या काम करती है तो सपोर्ट करती है जू, लीडरशिप प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है जूस को, एक्वेरियम को। और जितने भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो एनिमल की या एनिमल की केयर या वेलफेयर को देखते हैं, ठीक है, उनके साथ ये मिल के काम करती है। कंजर्व करती है बायोडाइवर्सिटी को, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पे ये फोकस करती है। अब ये फाउंड कहाँ की गई थी तो बेसल, ये स्विट्ज़रलैंड में, और हेडक्वार्टर इसकी बार्सोलोना स्पेन में है। ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी जो मैनेज करती है जू और एक्वेरियम को। अब इंडिया में कौन मैनेज करता है तो सेंट्रल जू अथॉरिटी मैनेज करती है। ठीक है। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जू को मैनेज करने में। ठीक है। और ये मेंबर, एफिलिएट मेंबर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम की, जो अभी हमने यहाँ देखा। ठीक है। और सेंट्रल जू अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और ये इसके अंदर यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी में चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है। तो एफिलिएट मेंबर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम की, आपको याद रखनी है। ठीक है। अब एलिफेंट्स के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अभी 3 लिविंग स्पीशीज को रिकॉग्नाइज की गई है एलिफेंट की। अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। ठीक है, 3 है, आपको याद रखनी होगी। अफ्रीकन बुश एलिफेंट और आशियन एलिफेंट्स, सॉरी एशियन एलिफेंट्स, तो दो हैं, अफ्रीकन बुश और एशियन एलिफेंट्स। ये दोनों इंडेंजर्ड हैं, आपको याद रखनी है। इंडेंजर्ड इनकी स्टेटस है। और अफ्रीकन फॉरेस्ट जो एलिफेंट है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आपको याद रखनी होगी अफ्रीकन फॉरेस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी इंडेंजर्ड है। अब एशियाटिक एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स या
एशियन एलिफेंट्स के बारे में देखते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में। स्किन स्मूथ रहती है अफ्रीकन एलिफेंट्स के मुकाबले अब एशियाटिक एलिफेंट्स की, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है एलिफेंट के, अफ्रीकन बुश एलिफेंट के बाद। साइट्स में इनकी स्टेटस है अपेंडिक्स 1 में। और अभी हमने देखा इंडेंजर्ड एशियाटिक एलिफेंट की स्टेटस है। जो विमेन है, विमेन एलिफेंट वही पूरी ग्रुप को हेड करती हैं, ठीक है। और सुपरसोनिक साउंड से लॉन्ग डिस्टेंस पे ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। हालांकि एलिफेंट के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर एनिमल की आईसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है। वैसे में ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, या इनडायरेक्टली भी आपको स्टेटमेंट में पूछ सकती है दूसरी एनिमल से लिंक करके, क्योंकि एनिमल्स वगैरह यूपीएससी पूछती है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक पर्टिकुलर आई है न्यूज़ जहाँ पे मैथिली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज के तहत जैसे कंसीडर इसे कर लिया जाए जैसे बाकी क्लासिकल लैंग्वेज है, राइट। इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज है बाकी, उसी के तहत इसे भी कंसीडर किया जाए, यही बात की गई है। अब आपको पता होगा कि अभी 5 लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस मिली है। कौन कौन से मिली है, तो आपको पता होगा प्राकृत, बंगाली, असमी और मराठी, पाली, इसे मिली है, राइट। तो इसी पे ये न्यूज़ आई है कि मैथिली लैंग्वेज को भी क्लासिकल स्टेटस मिलनी चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं अभी फ़िलहाल, तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है एज ऑफ नाउ, ठीक है। और सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दी गई थी, तो तमिल को दी गई थी 2004 में। फिर संस्कृत को मिली 2005 में, फिर तेलुगु कन्नड़ को मिली 2008 में, मलयालम को मिली 2013 में, उड़िया को मिली 2014 में, और 10 ईयर लेटर्स यानी 2024 इसी ईयर मैथिली, सॉरी मराठी, माफ़ी चाहूँगा, मराठी है। मराठी, बंगाली, असामी, पाली और प्राकृत, इन 5 लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दी गई, जिसके बाद 6 से बढ़ के 11 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की हो गई, ठीक है। आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असामी, ये जो लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताई, ये 8 शेड्यूल में मेंशन है। पाली प्राकृत 8 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8 शेड्यूल है जो लैंग्वेज से डील करती है, उसमें पाली और प्राकृत मेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी सारी लैंग्वेज मेंशनड है। अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट अगर होती है, अगर सच में मैथिली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिल जाती है, तो हम आगे न्यूज़ जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल 11 है, याद रखनी है। ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ इंडिया की पावर रेगुलेटरी ने कुछ मिसमैनेज पे बात उठाई है, ठीक है। इसमें मेंशन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सेंट्रल रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये की रेगुलेटर है पावर सेक्टर इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, फंक्शन कैसे करती है एज अ क्वासी जुडिशियल। और पावर कहाँ से मिलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत। अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये कंस्टिट्यूट की गई थी 1998 में। और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन किसके अंदर आती है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंदर आती है, ठीक है। टू स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आर्टिकल आई है, आप देख सकते हैं, आर्टिकल नहीं, न्यूज़ है बड़ी सी, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये एक इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ है जहां फादी 1 मिसाइल के बारे में बात की गई कि हिजबुल्ला ने इसी रॉकेट से इसराइल की थर्ड लार्जेस्ट सिटी पे अटैक किया हुआ था, राइट। और 10 को इंजर्ड कर दिया। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, तो हमें पता होना चाहिए फादी मिसाइल कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो लेबनान। और इसे यूज़ किस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया है, तो हिजबुल्ला। अब पूछ सकती है ऐसे यूपीएससी आपसे कि या तो फातिम मिसाइल के बारे में पूछ ले कि रिसेंटली न्यूज़ में है, या कौन से कंट्री से रिलेटेड है, या आपसे पूछ ले कि कौन सी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने रिसेंटली फादी 1 मिसाइल को यूज़ किया, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमने इस साल बहुत सारी देखी, राइट। जैसे हमने हमास देखा, जैसे हमने हिजबुल्ला देखा, जैसे हमने हौती देखा, जैसे हमने अल शबाब देखा, जैसे हमने कि बोको हराम देखा, राइट। तो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। वैसे लोकेशन वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमास है इसराइल में, ठीक है। हिजबुल्ला है लेबनान में, हौती है यमन में, बोको हराम है नाइजीरिया में, अल शबाब है सोमालिया में, ठीक है। ये सारे कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे।
अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहां पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा 2 चाइनीज नेशनल्स की डेथ कर दी गई है। ठीक है, डेथ हो गई उनकी अटैक में, बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो ये न्यूज़ थी, पर इसमें ये मेंशन था कि अभी चाइना बुरा मान सकती है, क्योंकि अभी सार्क सार्क नहीं, एससीओ, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में। और ये सारी एक्शन अभी पाकिस्तान कंट्री के द्वारा हो रही है वहाँ। तो इसी पे न्यूज़ है, तो हम शार्क नहीं, सॉरी, एससीओ को देख लेंगे। अभी हमने शार्क देखा, इसलिए बार बार शार्क मेरे मुंह से निकल रही है। ठीक है, तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म एससीओ, ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश कौन सी कंट्री के द्वारा की गई है? तो चाइना और रशिया 2001 में इसे इस्टेब्लिश की गई थी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं 80% यूरेशिया के एरिया को कवर करती है और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। अब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सक्सेसर है शंघाई 5 की, जो फाउंड की गई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान कंट्री के द्वारा। ठीक है, तो शंघाई 5 की ही ये सक्सेसर बॉडी है, आपको याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया, और ईरान ने 2023 में। बेलारूस अभी रिसेंटली 2024 में शंघाई को इस कंट्री ने ज्वाइन किया। आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है एससीओ को। अब हेडक्वार्टर्स का है तो बीजिंग चाइना में, सेक्रेटेरिएट ताशकंद उज्बेकिस्तान में। मेंबर कौन कौन है, कौन कौन सी कंट्री मेंबर है एससीओ की? तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, आपसे या तो शंघाई कॉपरेशन के बारे में पूछ ले सीधा सीधा, या आपसे मेंबर के बारे में पूछ ले कि कौन कौन मेंबर है एससीओ के, या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इसे ज्वाइन किया, तो वो है बेलारूस। ठीक है, तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब ये बहुत बड़ी सी एक आर्टिकल आई है जीनोम एडिटिंग पे, कि जीनोम एडिटिंग करके हेरेडिटरी जो कैंसर्स है उसे हम क्योर कर सकते हैं। तो इसमें मेंशन है BRCA1 और BRCA2। अब ये दोनों क्या है? तो ये डीएनए रिपेयरिंग जीन है। ठीक है, ये जीन है, आपको याद रखनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी आर्टिकल आई है और जीन वगैरह यूपीएससी पूछती है। और ऐसे अजीबोगरीब टर्म्स वाली चीज़ें भी पूछती है, राइट, कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वैसे वाले क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकती है। और डीएनए वगैरह पे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही रहती है, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए BRCA1 और BRCA2 ये क्या है और किस चीज़ से रिलेट करती है। तो आज की न्यूज़ में इतनी जानकारी है। अगर आपने नई चीज़ें सीखी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अप्रिशिएट एटलीस्ट करें कि हाँ, आपने कुछ सीखा है। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।